चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। कल ईद की वजह से हम लोगों ने छुट्टी रखी थी दोस्तों, ताकि हमारे मित्र लोग ईद अच्छे से बना सके। सभी भाइयों को एक बार फिर से बकरा ईद की शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप मास्टर हो जाएंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे। क्यों मास्टर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आज जब स्पाइनल कॉर्ड के रूट्स पढ़ेंगे आप, आज वो रूट्स की पोल खुलने वाली है जिसको देखकर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। मान लो सर्वाइकल का पेन हुआ, आप यहाँ एस में लगाते हो, वाई लगाते हो। आप क्यों लगा रहे हो? आप मत लगाओ। आप दूसरा I2 S5 C5, आपको तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप अप्लाई करके देखो। अगर रिजल्ट मिलता है तो बता दो आप मुझे, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पर एक्सटर्नल अप्लाई के लेवल पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रूव कराती है दोस्तों। बस हमको यहाँ पर ये देखना है कि रिजल्ट कैसे ओरिएंटेड करें हम, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसिफिलिस की, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी डिसीजेस हैं। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो इतना समय हमारे पास रहेगा नहीं, तो हम एक बार एक एक करके ले रहे हैं। कल कोई भी मत जाइएगा, कल माउथ कैंसर पढ़ाऊंगा आपको मैं, है ना। मैंने बहुत अच्छा, मेरे पास रिजल्ट है। डॉक्टर अमित मैंग्रोला जी गुजरात से आए थे अभी, सैटरडे संडे 2 दिन मेरे यहाँ रुके हैं। और जो लोग जानते हैं पर्सनली, वो बहुत ही ऑथेंटिक साइंटिफिक है। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और स्पेशली एमफिल किया हुआ है उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में, और स्पेशल टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, प्लांट्स के टेस्टिंग पर। हमने 2 दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन इसी के लेवल पर किया है, एच की बेहतरी के लेवल पर किया है। तो दोस्तों उसका क्या निर्णय आएगा तो 1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं वो चीज उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे भी बहुत अच्छी चीजें समझ में आई। 7 पेशेंट मेरे पास 2 दिन में, सैटरडे संडे में माउथ कैंसर के आए। कुछ महाराष्ट्र से आए, कुछ उज्जैन से आए, कुछ छत्तीसगढ़ से आए 2 पेशेंट। ऐसे करके मेरे पास 7 पेशेंट आए। पूरे के पूरे 7 पेशेंट उन्होंने देखे और ट्रीटमेंट देखा। 3 पेशेंट जो महाराष्ट्र के आए वो रिकवर पेशेंट है। एक डॉक्टर आपके आप ही के ग्रुप में डॉक्टर सुनील बी पाटिल सर, उनका एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, रिजल्ट भी उनको बहुत परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ की लाइनें हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, मैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे प्रूव कर रहा हूँ, अलग अलग लेवल को मेंटेन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आज आपको एक प्रोटोकॉल डाला, नशा मुक्ति ड्रॉप। उसमें मैंने S11 यूज किया, देखो पूरा प्रोटोकॉल न्यूट्रल डाल दिया। इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। जो बीड़ी सिगरेट गांजा जितने भी लेवल पर आता है आपको आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप हर 10 दिन में प्रोटोकॉल चेंज करना है आपको। पहले 10 दिन में D4 दीजिए, अगले 10 दिन में या तो आप सीधे करिए फर्स्ट डायल्यूशन। पहले आप 10 दिन में फर्स्ट डायल्यूशन, सेकेंड 10 दिन में सेकेंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन, ऐसे करके आप बढ़ाते जाइए। बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। 10th डायल्यूशन जाते जाते पेशेंट कंप्लीटली छोड़ रहा है, कंप्लीटली। और इसका मैं कंटिन्यू यहाँ पर जो मेरे पास फ्री का जो चल रहा है, मैं फ्री में दे रहा हूँ और रिसर्च ले रहा हूँ। 10,000 लोगों को मैं 60 ml जो है मेरे पास नोट डाउन है, 60 ml फ्री में डेली, मतलब उनको देता हूँ 1 महीने का। 10 ड्रॉप 4 टाइम्स कंटिन्यू दे रहा हूँ। और उनसे पूछ लेता हूँ आप कितनी बार ले गए, आप मुझे बताओ, आपको मैं डोज लिख के दूंगा। और वो डोज लेकर जा रहे हैं, नोट करा के जा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे लिए दोस्तों ये ऐसे छोटे छोटे कैंप जो होते हैं ना, बहुत मायने रखते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स को प्रूव करने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोसिफिलिस की। ये जो कोटिंग है, जो कवरिंग है हमारी दोस्तों, है ना, ब्रेन के अंदर डीप कैविटीज पाई जाती है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं पता हो दोस्तों। डीप कैविटीज जब आपके ब्रेन में पाई जाती है दोस्तों, तो उसको आप वेंट्रिकल्स कहते हो, है ना। ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना दोस्तों, इसी वेंट्रिकल्स में फ्लूइड का बिल्डअप होता है। यानी फ्लूइड इसी में से वहां पर मूवमेंट करता है। अगर फ्लूइड इसी वेंट्रिकल्स में आकर कलेक्शन करना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिफिलिस। इसे आप हाइड्रोसिफिलिस कहते हो। जब एक्सेसिव फ्लूइड वहां पर बिल्डअप होगा, कलेक्ट होगा दोस्तों, इसी के कारण क्या होगा, जो वेंट्रिकल का साइज होता है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज होगा तो आसपास के जितने भी ब्रेन टिश्यू होते हैं, ब्रेन होता है, उस पर प्रेशर पुटअप करता है दोस्तों। और आपको पता है कि जब प्रेशर पुटअप करेगा तो वहां पर
जो ब्रेन का पार्ट जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करता है वो भी वहां पर फेलियर होगा। सबसे पहले सीएसएफ फ्लूइड यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मली वेंट्रिकल के थ्रू फ्लो करता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। और ब्रेन और स्पाइनल कॉलम के बीच में ये वहां पर बात करता रहता है, यानी ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें नहाते रहता है दोस्तों, याद रखना। किंतु किसी कारणवश अगर सीएसएफ फ्लूइड का ज्यादा मात्रा में बिल्डअप हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रेशर के साथ हाइड्रोसेफलस के साथ जब डेवलप होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली ब्रेन के टिश्यू को किसी न किसी कंडीशन में डैमेज करता है दोस्तों। यानी ब्रेन के जो फंक्शन है उसमें एक लार्ज स्पेक्ट्रम के इंप्योरिटीज को, इंपेयरमेंट्स को कॉज करता है, और जब बड़ी मात्रा में ब्रेन के लेवल पर इंपेयरमेंट कॉज होता है दोस्तों, तो याद रखना। हालांकि ये मिसलीडिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि बचपन में भी होता है, बुढ़ापे में भी होता है, यानी किसी भी लेवल पर हो सकता है। एज बच्चों में भी, ओल्डर एज में भी, किसी भी एज में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन याद रखना इन्फेंट्स में और ओल्डर एडल्ट्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, मोर कॉमन होता है। क्यों ऐसा, क्यों? ये जो हमारे जो सर्कल्स होते हैं, ये जो डिवीजन होता है, यहाँ पर ब्रेन के लेवल पर डिवीजन होता है, और वो डिवीजन जो पर्टिकुलर होता है दोस्तों, बच्चे में भी ओपन होता है और ओल्ड एज में आकर लूज हो जाता है, तो वहां से भी ओपन हो जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, मोर कॉमनली ये देखने को मिलता है। इसीलिए हाइड्रोसेफलस का सर्जिकल जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो करते क्या है, ब्रेन में नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड को वहां पर उसको लीव कराते हैं, बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए वहां पर रिस्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं हाइड्रोसेफलस को दोस्तों। लेकिन याद रखना, जब एक वेराइटीज का इंटरवेंशन, एक प्रोसीजर किया जाता है ताकि यहाँ से हाइड्रोसेफलस से होने वाले जो भी सिम्टम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो इम्पेयरमेंट होते हैं, उसको मैनेज किया जा सके, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। आईवी लेवल पर जाना पड़ता है, आईसीयू लेवल पर जाना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन वो कई केसेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कई केसेस में क्यूरिंग भी होता है दोस्तों। जब आप कॉजेज देखते हो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के दोस्तों, तो याद रखने की जरूरत है, नॉर्मल कंडीशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जब वो फ्लो करता है दोस्तों, तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन होती है, जब कॉज आप देख रहे होते हो, तो सीएसएफ का किसी भी अमाउंट में ब्रेन में ब्लॉकेजेस होकर इंक्रीज हो जाना, है ना। सीएसएफ की अमाउंट जो होती है, हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी एक डिसीज के लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। सीएसएफ की अमाउंट इंक्रीजेस होती है जब कोई ब्लॉकेज डेवलप होता है। याद रखना, ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, यानी यहाँ रिलैक्स करने की जरूरत है। पहला प्रोटोकॉल याद रख लेना, रिलैक्स करने की जरूरत है, बहा के बाहर निकालना है ना, जो कि सीएसएफ को नॉर्मली फ्लो होने से रोक रहा है ना। वहां पर ब्लड वेसल को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो गई है, यानी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ाना है। तो दोस्तों, अर्निका मोंटाना अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। अर्निका मोंटाना में हमने पढ़ा था कि कैपिलरी से जब ब्लड बाहर आ जाता है तो उसको अर्निका मोंटाना एब्जॉर्ब करा देता है ना। याद है, कितने लोगों को याद है? याद रखना दोस्तों, ज्यादा मात्रा में इस फ्लूइड के ब्रेन में ज्यादा डेवलप हो जाने के कारण प्रेशर कॉज होगा, डैमेज होगा। इस प्रेशर के कारण ब्रेन में स्वेलिंग होती है दोस्तों, और ब्रेन टिश्यू को डैमेज तक कर देगा। इसीलिए वहां से एब्जॉर्प्शन कराना बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्रोटोकॉल में आपको ये प्रोटोकॉल्स विशिष्ट रूप से याद रखने की जरूरत है। कुछ केसेस में जो बच्चे होते हैं, बेबी के बॉर्न होने के पहले उनको हाइड्रोसेफलस स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट में वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि सूचर्स यहाँ पर ज्वाइन किए हुए नहीं होते, गैप होती है उनके बीच में। इसीलिए एक बर्थ डिफेक्ट के रूप में दोस्तों वहां पर रिजल्ट होता है, जिसमें जो स्पाइनल कॉलम होते हैं वो क्लोज नहीं होते। ये एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, और इस जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण कुछ इन्फेक्शंस डेवलप होता है दोस्तों, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उस दौरान सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है ना। इसलिए याद रखना, आपको याद रखना, रूबेला टॉडलर्स, जितने भी ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनमें बहुत कॉमन होता है। यानी अगर किसी को टार्च टेस्ट पॉजिटिव होती है, आप 100% मान के चलिए, या तो इसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, या डेफिनेटली इस प्रकार के हाइड्रोसेफलस जैसी इंफेक्शन, कोई भी क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन उसको डेफिनेटली ब्रेन से रिलेटेड होगी ही होगी। अगर आपको ये नजर आता है, तो ये कंडीशन इन्फेंट में सबसे कॉमन होती है। लेकिन याद रखना, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप सबसे कॉमन रूप से होती है। यदि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ, हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, है ना। अब ऐसी कौन सी इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन इसमें होती है? मेनिंजाइटिस का आपने नाम सुना है ना।
मेनिंजाइटिस स्पेशली बेबीज में ब्रेन में ब्लीडिंग, आप कोई कंडीशन करा दीजिए ब्लीडिंग का, वहां पर हो जाएगा, है ना। डिलीवरी के दौरान थोड़े दिनों के बाद में आप देखो, जिसको फोर्सेप डिलीवरी कराया जाता है, कुछ दिनों के बाद में अगर सूचक ज्यादा वहां पर प्रेस हो गए, आप देखिएगा बहुत तेजी के साथ में आपको हाइड्रोसिफिलिस डेवलप होता हुआ उस बच्चे में देखने को मिलता है ना। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना, जितने भी बच्चे जो स्पेशली प्री मेच्योरली बोर्न होता है, यानी समय से पहले बोर्न हो गए, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ दोस्तों, ऐसे तमाम केसेस के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ये पूरी केसेस देखने को मिलेगी जिसमें इंजुरीज होती है ना। या तो बर्थ के पहले हो या बर्थ के दौरान हो या डिलीवरी के बाद उत्पन्न हो गई दोस्तों, है ना। मान लो बच्चा गिर गया, है ना, हेड ट्रॉमा हो गया, सीएनएस के लेवल पर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही, तो वहां पर जब उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो हाइड्रोसिफिलिस आपको कॉमन रूप से देखने को मिलता है। यानी जब हाइड्रोसिफिलिस एडल्ट्स में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो सीएसएफ लेवल राइज हो जाता है, उसका सीएसएफ लेवल बढ़ा हुआ मिलता है दोस्तों, किंतु यूजुअली जो प्रेशर होता है उसका अमाउंट बहुत नॉर्मल होता है दोस्तों, और इसी के कारण ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है ना, और इसी के कारण फंक्शनिंग इंपेयर्ड हो जाता है, उसका पूरा फंक्शन इंपेयर्ड हो जाता है, और यही कारण है एडल्ट्स में कंडीशन यूजुअली ऐसी कंडीशन में रिजल्ट होती है दोस्तों, जो कि सीएसएफ के फ्लोइंग को प्रिवेंट करती है, जो सीएसएफ फ्लो करके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में उसको प्रिवेंट कर देगा, है ना। कुछ केसेस में तो काज भी नहीं पता होते, है ना। एबनॉर्मलिटीज ब्रेन के अंदर बन रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बन रही है, आपने डायग्नोसिस कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं, है ना। बहुत सारी कंडीशन हायर रिस्क के डेवलप होती है दोस्तों, जब जब ब्रेन वहां पर ब्रेन से रिलेटेड इंफेक्शन पहले भी हो चुकी हो, रिकरेंटली अभी भी हो रही हो, जैसे हेड इंजरी हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, ब्रेन में ब्लड वेसल से ब्लीडिंग यानी इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हुआ, है ना, ब्रेन के सर्जरी हुई, ये वो तमाम केसेस हैं जो बहुत कंडीशंस में हाईलाइट करते हैं हाइड्रोसिफिलिस को। और ये जो हाइड्रोसिफिलिस के केसेस होते हैं, अगर एज की बात करी जाए दोस्तों, और अगर दिल से आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी केस छोड़िएगा मत, बहुत इजीली कवर होता है, बहुत इजीली। केवल फ्लूइड बैलेंस करना है आपको, किसी दूसरी जगह काम नहीं करना, केवल और केवल फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। वो कैसे, आप सिम्टम देखिए, प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक आप तय कर जाओगे दोस्तों। याद रखना, ऑनसेट की एज के ऊपर डिपेंड करता है जनरली साइन और सिम्टम क्या होगा, है ना। हाइड्रोसिफिलिस वरी करता है साइड और सिम्टम को। अगर आपको इन्फेंट्स में नजर आ रहा तो हाइड्रोसिफिलिस का जो कॉमन साइन और सिम्टम होता है दोस्तों, वो एक अनयूजुअली आपको लार्ज हेड नजर आ रहा है ना। आपको उस पेशेंट में उसका हेड का रैपिडली इंक्रीज साइज नजर आता है, दिनों दिन बढ़ता हुआ साइज आपको नजर आता है ना। एक बल्जिंग या टेंस सॉफ्ट स्पॉट फ्रंटनेस ऑन द टॉप ऑफ द हेड, आप जब वो इधर करेगा तो यहाँ पर टॉप पर आपको एक सॉफ्ट स्पॉट दिखेगा, इधर करेगा तो यहाँ, आगे करेगा तो यहाँ, पीछे करेगा तो यहाँ, अर्थात एक जो फ्लूइड मूवमेंट करेगा वो एक टॉप पॉइंट पर आपको दोस्तों वहां पर एक सॉफ्ट स्पॉट नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि अभी फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर के कारण उसकी थैली बिल्कुल पतली होती है और जो उसकी स्किन होती है ना बहुत पतली होती चली जाती है, और कई बार ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनकी डेथ तुरंत हो जाती है दोस्तों। याद रखना, जो फिजिकल सिम्टम जो इस प्रेशर इफेक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा सिम्टम जो आपको नजर आएगा वो होगा वॉमिटिंग का। ऐसा बच्चा वॉमिटिंग बहुत करता है ना, स्लीपीनेस, नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, इतना सारा वजन लेकर घूम रहा है तो इरिटेबिलिटी तो आएगी, है ना। पुअर फीडिंग, खाना नहीं खा पाएगा दोस्तों, बहुत सारे सीजर्स आएंगे उसको, है ना। वहां पर आपकी आंखें डाउनवर्ड फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मसल्स पे प्रेशर आ रहा है, ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर आ रहा है, जितनी भी नर्व होती है फेशियल नर्व के लेवल पर, उन पे प्रेशर के कारण दोस्तों उसकी आईज नीचे की तरफ फिक्स हो जाएगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सन सेटिंग ऑफ द आईज, है ना, सन सेटिंग ऑफ द आईज। जैसे रात को अंधेरे में सन नीचे की तरफ आता है ना, इस प्रकार से, यानी मसल स्टोन जो होती है उसकी, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत डेफिशिएंट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है दोस्तों उसमें। इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, याद रखना दोस्तों, वहां पर टच करने से वो रिस्पॉन्स जरूर देगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है वो नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, है ना। याद रखना, अमंग टॉडलर्स जितने डेवलप होने वाले होते हैं, जितने ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं, यदि उनमें साइन और सिम्टम आता है तो इससे ऊपर के साइन और सिम्टम, यानी खूब सारा हेडेक, खतरनाक वेस्कुलर हेडेक होता है ना, ब्लड या डबल विजन, डबल डबल दिखना शुरू करता है,
फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जब आपको नजर आती है तो आपको याद रखना है, टॉडलर्स हेड आपको नजर आएगा, है ना, स्लीपीनेस नजर आएगी दोस्तों, डिफिकल्टी रिमेनिंग अवॉक, वो एक स्वच्छ तरह से जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसा अवॉक महसूस नहीं होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल उसको जो है कंट्रोल सिस्टम बॉडी का नहीं होता है ना, इसीलिए दोस्तों वो बिल्कुल वॉकिंग अप, आपको एक जगह बैठने नहीं देगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना, इसीलिए नौसिया या वॉमिटिंग के साइन आपको कॉमन रूप से नजर आते हैं, ये कॉमन रूप से होता है, और इसीलिए अनस्टेबल बैलेंस होता है, जो बैलेंस होता है ना अनस्टेबल होता है दोस्तों, और यही कारण होता है पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, पुअर एपेटाइट होती है, यानी बॉडी का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, है ना, ये कंप्लीट वहां पर आपको सिनेरियो नजर आता है, और यही कारण है पुअर एपेटाइट वहां पर होने की वजह से बहुत वीकनेस हो जाती है, और यही कारण है न्यूरोलॉजिकल सीजर्स भी आने लग जाते हैं दोस्तों। अब न्यूरोलॉजिकल जब उसको वहां पर सीजर्स आ रहे हैं, बिहेवियर और कॉग्निटिव चेंजेस आना शुरू होता है, ठीक है, बिहेवियरल यानी उसका जो व्यवहार होता है ना, कॉग्निटिव उसकी बॉडी की जो लैंग्वेज होती है ना वो वहां पर चेंज होने लगती है, इसीलिए इरिटेबिलिटी सबसे पहला उस बच्चे की या उस ओल्डर की या जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना उसमें चेंजेस आपको नजर आएगा दोस्तों, यही कारण है जब जो जो अफेक्शन बॉडी में डेवलप होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स वहां पर सामने आता शुरू हो जाता है। डिक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंसेस, वो जो स्कूल में जाकर अपना काम करता है वो सब अफेक्टेड हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए डिलेस, ग्रोथ डिले, प्रॉब्लम्स सारी वहां पर जो डेवलप हो रही है वो प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स जितनी थी उसकी सब भूल जाएगा, है ना, वॉकिंग टॉकिंग सारी चीज में रिडक्शन आपको नजर आएगा दोस्तों, यही कारण है यंग और मिडिल एज एडल्ट इस प्रकार के एज ग्रुप में जो होते हैं दोस्तों, साइन और सिम्टम जो इंक्लूड होता है उसमें हेडेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हेडेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही कारण है डिफिकल्टी रिमेनिंग अबव, उसको खड़े होकर चलने में भी डिफिकल्टी होती है दोस्तों, और इसीलिए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, गिर जाता है ना, यही कारण है बैलेंस में भी प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, यूरिन का कंट्रोल चला जाता है ना, ए फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार यूरिन के फ्लो के लिए जाएगा, इंपैर्ड विजन, है ना, उसका जो विजन है वो इंपैर्ड हो जाता है दोस्तों, यही कारण है डिक्लाइन इन मेमोरी, आप देखो उसकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अदर देन उसकी जो स्किल्स होती है दोस्तों, वो जॉब परफॉर्मेंस में जितने भी जॉब परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, जो काम दे रहे हो वो नहीं कर पाएगा, वो अफेक्टेड हो जाती है दोस्तों, यही कारण है ऐसे एडल्ट अगर एडल्ट में कन्वर्ट होता है जो 60 साल के एज या उससे भी ओल्डर होते हैं जिनमें हाइड्रोसिफिलिस डेवलप होता है, इसमें ये जो साइन सिम्टम जितने बताए ये तो होंगे, उसके अतिरिक्त भी मोर कॉमन साइन और सिम्टम नजर आएगा, सबसे पहला लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, 100% यूरिनर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, याद रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार वहां पर यूरिनेशन के लिए जाएगा, बार बार जाएगा, इसीलिए मेमोरी लॉस बहुत तगड़ा होता है दोस्तों, है ना, बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस वहां पर होता है, तो यही कारण है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ अदर थिंकिंग, आप जो अन्य चीजें बहुत सारी सोचते हैं मैं ये कर लूं मैं ये कर लूं मैं आगे ये पढ़ लूं, वो कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, या जितनी भी रिजोनिंग स्किल्स होती है जो भाई आज आप लोग भी सीधे तो बैठते नहीं है, कोई कुछ ना कुछ करा करता है, वो जो रिजोनिंग स्किल्स होती है जो उसको आगे बढ़ाती है सब लोगों में अलग करती है वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए डिफिकल्टी वॉकिंग, आपकी वॉकिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, प्राय इसे शफलिंग गैट के जैसे डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, यानी फीट की फीलिंग स्टक हो जाती है, आपका जो फीट है वो आपको फीलिंग ही नहीं होगा, यानी फीलिंग ऑफ द फीट बीइंग स्टक, रुक गए आप ऐसा लगता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, पुअर बैलेंस होता है, स्लोअर देन नॉर्मल मूवमेंट इन जनरल, जैसे आप पहले की अवस्था में नॉर्मली जो मूवमेंट करते थे वो मूवमेंट फेल हो गया आपका, है ना, वो मूवमेंट प्रॉपरली आप नहीं कर पाओगे, अब जब नहीं कर पा रहे हैं आप मान के चलिएगा पहले से लोअर कंडीशन में आप आ जाते हो, तो जब रिकरेंटली लोअर कंडीशन में आप देखते हो पेशेंट का बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप होता है दोस्तों, जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए जब आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन का लेवल आप टच करते हो ना, आप याद रखना यहाँ पर टैपिंग करना सबसे पहले, वो फिंगर टैपिंग करना जिसे हम परकशन कहते हैं, ये मुट्ठी ऐसे करके रख लिया और इसके ऊपर आप यहाँ पर इस प्रकार से फिंगर को टच करिएगा, आपको साउंड वेव सुनाई देगा, है ना, स्कल पर एबनॉर्मल साउंड को शो करता है दोस्तों, है ना, जो कि थिकनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, कितना थिक है वो, है ना, जितना थिक है साउंड उतना हेवी,
लेकिन जैसे पतला होगा साउंड एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यानी स्कल बोन का सेपरेशन हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एक फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट को ये शो करता है, यानी 100% न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट मिलेगा, और यही कारण है चाइल्ड की एज के साथ में ये रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल हो जाते हैं। जितने भी ब्रेन का आपका नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्शन होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम शुरू होती जाएगी दोस्तों, है ना। आपको एबनॉर्मल फ्लूइड एक्विवेलेंट है, आपका हेड का सीटी स्कैन करा लो, आप स्कल का एक्सरे करा लो, आप ब्रेन स्कैन रेडियो आइसोटॉप्स के माध्यम से जो किया जाता है वो करा लो, है ना। आप आर्टियोग्राफी ऑफ ब्रेन ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आप उसकी आर्टियोग्राफी करा लो। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम आप करा लो दोस्तों, है ना। यहाँ पर रेडियो न्यूक्लियोटाइड सिस्टर्नोग्राम स्कैन जो होता है ये सबसे बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन छोटी मोटी जगह होता नहीं है। ये बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जब आईसीयू में एडमिट किया जाता है उस समय ये परफॉर्म किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा दोस्तों। आप केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए आपके प्रोटोकॉल के लेवल पर, आप केवल प्रोटोकॉल के लेवल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपका रिजल्ट 100% डंके के चोट पे मिलने वाला है। आपको दो चीज हमेशा याद रखना है, एक कलेक्शन हो रहा है, जा नहीं रहा, है ना। आपको याद रखना है कलेक्शन हो रहा है, जा नहीं रहा है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहला प्रोटोकॉल आपको तय करना है, यहां पर यूनिवर्सल रेमेडी का उपयोग करना है ना। याद रख लेना यूनिवर्सल रेमेडी का प्रयोग करना है। दूसरा यहां पर A2 का प्रयोग करना है, W का प्रयोग करना है, नेगेटिव में जाना है। अब A2 और W का प्रयोग देखो दोस्तों, ब्रेन का मामला है ना, और ब्रेन में न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। हमें न तो स्टिमुलेट करना है न रिलैक्स करना। सबसे पहले हमें यहाँ पर S1 A2 W D6 से देकर सबसे पहले वहां पर उसको सरप्लस करना पड़ेगा कि ब्रेन के अंदर जो मटेरियल बाहर निकलना चाहिए उसे वहां पर सबसे पहले कम किया जाए, ठीक है। दूसरा, जब यहां पर रिलैक्स करने की बारी आएगी तो यहां पर इसका उल्टा करना है हमको, है ना। जब आप सेल्स के लेवल पर, ब्रेन के टिश्यूज के लेवल पर बात करोगे, यहां पर आपको F1 वेन 1 और Y का प्रोटोकॉल D6 में देना है। यानी आपको ऑब्स्ट्रक्शन को, जो ऑब्स्ट्रक्शन सेल्यूलर टिश्यूज के लेवल पर हुआ उसको रिलैक्स करना है, फंक्शन को नहीं करना। फंक्शन को आपको न्यूट्रलाइज करना है ना। अगर लिम्फो बूस्टर भी देते हो ना तो मैजिकल रिजल्ट मिलता है D6 के लेवल पर। मैं तो आपको यहाँ डायरेक्ट S1 A2 W का बता रहा हूँ, है ना, अल्टरनेट C1 F1 वेन 1 Y का बता रहा हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने करीब 23-24 पेशेंट ट्रीट किए थे हाइड्रोसिप्लस के, तब तक मैं उनके यहाँ जॉब भी करता था, उनके यहाँ जाता भी था दोस्तों। याद रखना, वहां पर उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला था, यहाँ पर फंक्शन गड़बड़ है बेटा, S5C2 का रोल आपको नजर आएगा, है ना। फिर उन्होंने कहा था यहाँ पर न्यूट्रिशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, L2 F1 W, S5C2 L2 F1 W, ये उन्होंने मुझे कहा, और ये भी कहा था कि इसको सेकेंड डायरेक्शन में चला दो। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी, RK वर्मा जी, आप में से कई लोग जो MP जबलपुर की गैविट हर्बल फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन यूज करते हैं, वो हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर राधेश्याम वर्मा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों। उन्होंने मुझे हाइड्रोसिप्लस के लेवल पर गाइड किया था, और ये बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है। सेकेंड में ये हमेशा कंपलसरी करता हूँ, हर पेशेंट को कंपलसरी देता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट इसमें मिले हैं दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो होता है हेड ऑयल। लेकिन याद रख लेना, हेड ऑयल में A2 C5 S12 F2 WE और Y, ये जरूर ऐड करना, ठीक है। WE और Y ये जरूर ऐड करना। यहां पर Y सबसे कम, ये 10 ड्रॉप इच, और Y केवल 5 ड्रॉप। आप हेड ऑयल में अप्लाई करिएगा दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल आपको रिजल्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा। कभी कभी यदि हिमोरेज होता है, और हिमोरेज के कारण होता है दोस्तों, तो A1 का 1000 3 डोज जरूर दीजिएगा, बहुत सॉलिड रिजल्ट वहां पर आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर वहां पर कोई डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन नजर आती है, तब आपको ऑर्गेनो बूस्टर C1 का प्रयोग करना है दोस्तों। याद रखना, ऑर्गेनो बूस्टर C1 का प्रयोग करना है।
अगर आपके पास आने में पेशेंट बहुत लेट हो गया, सेकेंड या थर्ड स्टेज में चला गया, तब आपको ऑर्गेनोबूस्टर C2 या C3 का प्रयोग करना है ना। उसके बाद ही हाइड्रोसिप्लस रिकवर होगा, है ना। मैं अभी एक ऐसे प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हूं, है ना, 2 प्रोटोकॉल, अगर आप लोग समझेंगे तो मैं आप लोगों को भी डाल दूंगा प्रोटोकॉल, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है ना। मैंने ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जो गैंग्रीनल फूड आपको दिया है। कई लोग कह रहे थे कि इसमें WE और G है, तो क्या हम REY नहीं यूज कर सकते, मेरे दिमाग में भी चला। मैंने उसमें W के साथ RE और Y का कॉम्बिनेशन मिलाया, है ना, और उस RE और Y के कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर मैंने वहां पर प्रोटोकॉल तय किया और गैंग्रीनल न्यूट्रल बनाया, उसका नाम दिया गैंग्रीनल न्यूट्रल। इसी प्रकार से मैंने जो अर्थेटिक ड्रॉप आपको बताया, उस अर्थेटिक ड्रॉप को भी मैंने इसी प्रकार से सोच के न्यूट्रल ड्रॉप बनाया, अर्थराइटिस न्यूट्रल ड्रॉप, और उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ लोगों में तो बहुत डेंजरस कंडीशन हुई दोस्तों, लेकिन कुछ लोग जो सालों से बीमार थे, जॉइंट्स के लेवल पर, अपने इन्फ्लामेशन के लेवल पर, डीजनरेशन के लेवल पर, उनको इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आया है दोस्तों। लेकिन अभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ रेशियो का, है ना। जो रेशियो मैंने अभी जो लेटेस्ट में मेरे को सेट करने को मिला, जिसको देने से रिजल्ट मिला, और हमारे 2-3 डॉक्टर्स उस चीज को यूज कर रहे हैं, और उनका भी मुझे जो फीडबैक मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग मैं 90% उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ। 90% मेरा वो प्रोटोकॉल आपको बहुत जल्दी में आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। बहुत जल्दी वो रेशियो बता दूंगा। वो इतना टॉप क्लास रिजल्ट दे रहा है दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल है। आपकी बॉडी के जो प्लस माइनस जो पॉइंट्स होता है उनको न्यूट्रल कर रहा है ना। और साथ में W उसको सबसे स्ट्रॉन्ग W रखा, REY को कम रखा W से, इसलिए वो, लेकिन ये गलत है। लेकिन रिजल्ट इतना बेनिफिशियल मिल रहा है कि पेशेंट कई ऐसे आए जो इमीडिएट रिलीफ बता के गए, 24 घंटे 48 घंटे में रिलीफ बता के गए, और कई ऐसे आए जिनकी तकलीफ 2 गुना बढ़ गई, ठीक है। तब हमको समझने को मिला कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सिद्धांत होता है यहाँ पर हमें काम आ रहा है। अब तब जिनको तकलीफ बढ़ी उनको नेगेटिव करा, जिनको तकलीफ घटी हमने पॉजिटिव करा, और ये रिजल्ट हमें उसी के 24 से 48 घंटे बाद पेशेंट ने बताना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा हाइड्रोसिप्लस का दोस्तों। नेक्स्ट हम आज ही मैं डाल दूंगा, आप लोग जो करना चाहें आप कर सकते हो। जब रेशियो सेट होगा, उसमें कुछ चेंज होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको पूरा लिटरेचर डाल दूंगा कि कहां पर काम कर रहा है, मैंने कहां कितनी डिसीजेस पे उसका रिजल्ट लिया है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम पोल खोलते हैं स्पाइनल कार्ड की। स्पाइनल कार्ड को जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत होती है। हमने क्रेनियल नर्व के बारे में सुना है, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्रेनियल नर्व, जब ब्रेन पढ़ेंगे उसके बाद क्रेनियल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व होती है दोस्तों 12 पेयर क्रेनियल नर्व, लेकिन आगे जो होती है 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है। तो जो स्पाइनल नर्व प्लेक्सस में हमने पढ़ा था व्हाइट ग्रे, है ना, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व प्लेक्सस। जब आपके ये पोर्शन से, आपका ये सर्वाइकल है ना, ये थोरेसिक पोर्शन है ना, ये आपका लंबर पोर्शन है, उसके नीचे और सेक्रल, और उसके नीचे कोसिक्स। याद रखना, आप आपके बॉडी में एक्सटर्नली किस पॉइंट पे लगाएंगे, तो बॉडी का कौन सा पार्ट जिससे स्पाइनल नर्व, चाहे वो सेंसरी है चाहे मोटर है, दोनों है ना, दोनों का कनेक्शन आप कैसे करेंगे। और कनेक्शन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी ब्रांच कौन से पार्ट को सप्लाई दे रही है, बस यहीं पर समाप्त होता है। याद रखना, स्पाइनल नर्व प्लेक्सस फाइबर का एक बंडल होता है दोस्तों, हमने देखा था न्यूरोफाइब्रिल्स में, है ना। ये एडजेसेंट स्पाइनल नर्व है जो कि एक नेटवर्क को फॉर्म कर रहा है आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में, ये नेटवर्क को फॉर्म करने का काम कर रहा है दोस्तों। यानी कोई भी स्पाइनल कॉर्ड, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, ये यहां पर ब्रांचेस दे रहा है, ये ब्रांचेस इधर जा रही है, ये ब्रांचेस इधर जा रही है, ये ब्रांचेस इधर जा रही है ना, ये ब्रांचेस। अब ये भी इसी प्रकार से हो रहा है ना। तो ये ब्रांचेस कहां से निकल रही है, सेंसरी है या मोटर है, और वो कौन से पार्ट पर अटैच हो रही है, उसका पूरा फंक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है ना। क्योंकि ये जो फाइबर होते हैं, यहाँ पर जो प्लेक्सस होते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर दोनों का बना होता है, याद रख लेना। इसीलिए मैंने बार बार जब पैरालिसिस का भी जिक्र करेंगे ना हम,
मैंने इसीलिए बार बार कहा था आप लोगों को, बार बार मैंने भूला भी था आपको कि जब आप यहाँ पर नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं तो ये नर्व फाइबर सेंसरी और मोटर दोनों नर्व फाइबर का बना होता है। अब आपको केवल इतना देखना है कि स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ प्रॉब्लम कहां पर हुई है, सेंसरी में हुई है या मोटर में हुई है। स्पाइनल कॉर्ड से भी सेंसरी में हुई है या मोटर में हुई है, केवल इसका पता लगाना है आपको। और ये पता लग गया तो आपको पता लगेगा कि ऊपर का धड़ काम कर रहा है, नीचे का धड़ काम ही नहीं कर रहा, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की प्रॉब्लम है। अब वहां देखना है कि सेंसरी में प्रॉब्लम है, मोटर में प्रॉब्लम है, प्रोटोकॉल उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होता है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, मोटर का काम होता है आपको वर्क कराना और सेंसेशन का काम होता है, सेंसरी का काम होता है ब्रेन को वो मैसेज पहुंचाना कि ऑर्गन कम काम कर रहा है। याद रखना दोस्तों, है ना। यानी सर्वाइकल प्लेक्सस की बात करो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल नर्व है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में सर्वाइकल नर्व का प्लेक्सस कहां से निकलेगा, फर्स्ट से लगाकर फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो फर्स्ट से लगाकर फोर्थ जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होता है उसके एंटीरियर रेमी के द्वारा फॉर्म हो रहा है। एंटीरियर रेमी मतलब पहला पार्ट, ये जैसे ये पार्ट्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स हैं, ये जो एंटीरियर रेमी होती है वहां के द्वारा ये निकल रहा है दोस्तों। और यही कारण है फर्स्ट से फोर्थ सर्वाइकल, अब आपको पता है दोस्तों, एट सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसकी जो पहली से चौथी है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से वहां पर दोनों साइड ब्रांचेस निकली जो सर्वाइकल प्लेक्सस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व से एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा होता है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेता है उससे, है ना। ये स्पेशल याद रखना दोस्तों, अगर यहां पर आपको टच कर रहे हो, आप कह रहे हो ना इस लेवल मैंने लगा दिया तो मुझे ठीक हो गया, आप क्या ठीक कर रहे हो जान रहे हो आप, यही समझ जाना। आज आप हेड पे टच कर रहे हो, आप नेक पे टच कर रहे हो, आप शोल्डर पे टच कर रहे हो, इवन जो फ्रंट आपका जो चेस्ट है, इस फ्रंट के चेस्ट को आप सप्लाई कर रहे हो, है ना। इसलिए याद रखना, ये जो सर्वाइकल प्लेक्सस है इसकी जो रेमी एंटीरियर रेमी निकल रही है, जो फर्स्ट से फोर्थ और फिफ्थ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन निकल रही है, ये आपके हेड को सप्लाई कर रही है, ये आपके नेक को सप्लाई, गर्दन को सप्लाई कर रही है, ये आपके शोल्डर को सप्लाई कर रही है, और ये आपके चेस्ट के जो फ्रंट पार्ट होता है वो चेस्ट के फ्रंट पार्ट को सप्लाई कर रही है। याद रख लेना, इस बात को भूलना मत। जब कभी भी आपको कोई मेजर इंसिडेंस इन पार्ट पर नजर आता है, सर्वाइकल लेवल पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेड से रिलेटेड हाइड्रोसेफलस के जितनी भी प्रॉब्लम होती है आप यहां पर अप्लाई कराइए, फोराइड पे अप्लाई कराइए, देखिए रिजल्ट आप, है ना। यानी हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट सब आपके कंट्रीब्यूशन में आ गया, है ना। याद रख लेना दोस्तों इस बात को। आपने गौर किया 5 6 7, ये 5 6 7, 17 और 18 का है, आ गया पकड़ में। याद रख लेना, यही चीज आपको समझना है, ये वो 5 मेजर पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर लेते हो। इसीलिए आप कहते हो आर और वाई को 5 6 7 17 18 पे लगा दो। सबसे कॉमन ये पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले पॉइंट्स है, क्यों यूज हो रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आए, ब्रेकियल प्लेक्सस निकलता है ना, ये ब्रेकियल आर्टरी है आपकी, है ना। तो अभी शोल्डर तक तो आ गए, अब यहां से नीचे आए आप दोस्तों, तो आपको याद रखना है फिफ्थ से लगाकर 8, अभी 4 तक पढ़ा हमने, 5 का छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, अब 5 से लगाकर 8 तक, और जो फर्स्ट थोरेसिक नर्व है उसकी एंटीरियर एमआई के द्वारा यह फॉर्म होता है, याद रख लेना, है ना। फिफ्थ से 8 और फर्स्ट जो आपकी थोरेसिक नर्व की एंटीरियर एमआई है उसके द्वारा फॉर्म होता है, और ये 5 नर्व यहां पर राइज प्रदान करती है दोस्तों। 5 नर्व यहां से निकलती है, और अगर आप में दम है ना, आप किसी भी पेशेंट को खड़ा टेक कर सकते हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो 5 नर्व आप अगर आप समझ जाओगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज में। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, याद रखना, पहली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहां पर होती है, जो स्किन के नीचे की जो मसल्स होती है ना, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इस पार्ट से निकलती है। दूसरा एक्सिलरी, जो आपकी एक्सिलरी नर्व होती है, ये एक्सिला पार्ट है, इसके अंदर की जो नर्व होती है ना, एक्सिलरी नर्व। दूसरा, आप पल्स किस में देखते हो, रेडियल नर्व। अब आप सोचो कहां तक आ गया, है ना। आप इस ब्रेकियल प्लेक्सस पे अप्लाई करके रेडियल नर्व पर आ रहे हो, है ना। दूसरा, यहां सेंटर में एक नर्व हो जाती है मीडियन नर्व, है ना, उसके साथ में यहाँ रेडियल गई तो इसके साथ में ये कौन सी बोन है, अल्ला, यानी रेडियस, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व।
सी बोथ नर्व, ये जो तीनों नर्व है ना, ये तीनों नर्व पर यहाँ पर आपको नजर आएगा, यानी मुस्कुलोक्यूटेनस, आपका एक्सिलरी नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व और मीडियन नर्व, ये पांचों मेजर नर्व होती है जिनका आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। पेशेंट आ रहा साहब मेरा हाथ दुख रहा है यार, रिस्ट पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, पेशेंट बोलता है मुझे हैंड में दर्द हो रहा, मेरे आर्म में प्रॉब्लम आ रही, मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही। फ्रोजन शोल्डर के केस नहीं देखे आपने, है ना, फ्रोजन शोल्डर के केस नहीं देखे, तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अप्लाई कर रहे हो, है ना। आप फिफ्थ और एट जितनी भी सर्वाइकल प्लेक्सस हैं और फर्स्ट थोरेसिक जो प्लेक्सस हैं, भूलना मत, ये वो पार्ट है जो सीधे हैंड में, आर्म में, आपके पर्टिकुलर चेस्ट में, ये जो पोर्शन है थोरेसिक एरिया का, जो चेस्ट, आपका सर्वाइकल रीजन का जो चेस्ट, ये पूरा एरिया, और थोरेसिक का फर्स्ट पार्ट वाला एरिया ये, और आपका जो शोल्डर वाला एरिया, ये पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप यहां से यहां तक आप अप्लाई कर देते हो स्पेशल पेन क्योर ऑयल का, मेरा मानना है दोस्तों, पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस के पूरे पॉइंट आपको पर्टिकुलर सर्वाइकल फिफ्थ से एट और थोरेसिक वन पे जाना है, वहां गाढ़ा गाढ़ा पेंट करना है, और पर्टिकुलर ये शोल्डर के लेवल पर भी गाढ़ा गाढ़ा पेंट करना है। आप देख लो कौन सा पेशेंट ठीक नहीं होता, आप एनाल्जेसिक को D6 में अप्लाई करा देना, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, एनाल्जेसिक को D6 में अप्लाई करा देना, ठीक है। एक कंप्रेस में 200 और 1000 में एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ, मैजिकल रिजल्ट ले रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बताने की नहीं होती है, वो अपनी एक स्पेशलिटी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आते समय में कभी ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, लेकिन वो आगे के लिए मैंने बचा के रखा है। याद रखना दोस्तों, बहुत मिरेकल है, आप भी कर सकते हो। जब आपको सेल के लेवल पर काम करना है, सेल और टिश्यू के लेवल पर काम करना है, टिश्यू से नर्व के लेवल पर काम करना है, और नर्व से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लेवल पर काम करना है, तो आपको आगे जाना पड़ेगा, है ना। और जो क्यूरिंग कैपेसिटी होती है मोर नेगेटिव में बहुत होती है, 30 डायल्यूशन के अंदर 100 और 200 के बीच में, एंड देन 1000, ये 3 लेवल होता है, और ये तीनों लेवल जो होता है टॉप क्लास लेवल होता है ना। ये आप वहां पर यूज कर सकते हो, और पर्टिकुलर उस ऑर्गन के सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के लेवल को बैलेंस करके आप पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर सकते हो दोस्तों। तीसरा होता है लंबर प्लेक्सस, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद लंबर प्लेक्सस होता है। याद रखना दोस्तों, फर्स्ट से फोर्थ लंबर नर्व की, याद रखना, ये स्टार्टिंग में ऊपर है थोरेसिक रीजन पे, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, आप नीचे आएंगे लंबर प्लेक्सस आएगा, फर्स्ट से फोर्थ लंबर नर्व, याद रखना। एंटीरियर रेमी, उसका जो एंटीरियर आगे ये जो फ्रंट वाला है ना, ये एंटीरियर रेमी कहलाता है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो जो एंटीरियर रेमी के यहाँ पर आपको नर्व नजर आती है इस प्लेक्सस के लेवल पर, याद रखना फीमोरल नर्व, है ना, ऑब्चुरेटर नर्व, ये दो, फीमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व राइजिंग होती है दोस्तों। बहुत बड़ा जो प्लेक्सस होता है ना, बहुत स्ट्रांग नर्व ये होती है, इसीलिए याद रखना सबसे मैजिकल नर्व होती है लंबर प्लेक्सस। अगर आप देख रहे हो ना, पूरे एब्डोमिनल वॉल के एंटीरोलैटरल पार्ट को, है ना, यहां से लगा लो और यहां तक आ जाओ, ये जो एंटीरोलैटरल पार्ट है, ये पूरा का पूरा एंटीरोलैटरल पार्ट यहाँ पर आपको टच करते हुए नजर आ रहा है ना। याद रख लेना, आप अगर एक्सटर्नली यहाँ पर फर्स्ट से फोर्थ लंबर वर्टिब्रा पे लगाते हो आप स्पाइनल ऑयल और एब्डोमिनल ऑयल, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप याद रखना फर्स्ट से फोर्थ सैक्रल जो लंबर जो वर्टिब्रा है, उस लेवल पर जो लंबर प्लेक्सस है, आप उसको टच कर रहे होते हो। और याद रखना इसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया से सीधा संबंध होता है ना, लोअर लिम्ब के पार्ट को सप्लाई करता है, यानी यहां से आप जब नीचे आए तो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो बाहर का जेनेटेलिया, उसका सीधा संबंध आपको नजर आ रहा है ना। आपको लोअर लिम्ब, आपके जो लोअर राइट लेग लेफ्ट लेग जो नजर आ रहा है, उस लोअर लिम्ब के पार्ट को सप्लाई करते हुए नजर आ रहा है, और ये जो कनेक्शन होता है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। इसीलिए लंबर और सैक्रल, मैंने कहा कि लंबर और सैक्रल रीजन पर अगर आप S3 RE को अप्लाई करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अगर S2 RE को अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप देख लो, अप्लाई करके पता लग जाएगा, है ना। आपकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी को टच कर रहे हो, एंटीरो लेटरल वाल, जो आगे से लेटरल तक जितने भी ऑर्गन्स हो रहे सब, तो लीवर भी टच कर रहे हो आप, स्प्लीन भी टच कर रहे हो, पेंक्रियास भी टच कर रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी टच कर रहे हो, है ना, और आपके लोअर लिम्ब को, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी आप टच कर रहे हो। अब देख लो कितनी बड़ी चीज निकल के आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है दोस्तों, है ना।
याद रखना, जब आप सेक्रल प्लेक्सस की बात करोगे तो फोर्थ और फिफ्थ, याद रखना, फोर्थ और फिफ्थ लंबर, सेक्रल प्लेक्सस कहां से बन रहा है? लंबर और सेक्रल के कॉम्बिनेशन से। फोर्थ और फिफ्थ लंबर और फर्स्ट से फोर्थ तक जो सेक्रल नर्व है उसकी एंटीरियर रेमी के द्वारा जो है सेक्रल प्लेक्सस निर्माण हो रहा, यानी कि हो रहा सेक्रल प्लेक्सस, लेकिन याद रखना है फोर्थ और फिफ्थ नर्व है आपकी लंबर की है, और उसके बाद की जो फर्स्ट से फोर्थ है आपके सेक्रल नर्व होती है, वो एंटीरियर रेमी ऑफ सेक्रल प्लेक्सस को फॉर्म कर रही है। अगर आप लंबर की 4-5 और 1 से 4 नंबर तक आप सेक्रल प्लेक्सस के लेवल को टच कर रहे हो, जानते हो आप क्या कर रहे हो, है ना? आप अगर किसी पेशेंट का साइटिका फटाफट ठीक करना चाहते हो ना, तो हमारे राकेश सर तो खतरनाक इंजेक्शन लगाकर यूज कर रहे हैं, है ना? हमारे मुकेश बाबू सर केवल अप्लाई करके ठीक कर दिए साइटिका के, हमारे प्रेमवीर सर भी इंजेक्शन लगा लगा कर धूम मचा दिए, है ना? याद रखना, यही वो प्लेक्सस है, सेक्रल प्लेक्सस, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है साइटिक नर्व, पुडेंडल नर्व, ग्लूटियल नर्व, सेक्रल प्लेक्सस जो प्लेक्सस है, याद रखना, साइटिक नर्व, पुडेंडल नर्व और ग्लूटियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है दोस्तों, है ना? ये सेक्रल प्लेक्सस बटक्स, पेरिनियम, लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। याद रखना, सेक्रल प्लेक्सस आपके पूरे बटक्स के रीजन को, आपके पूरी पेरिनियम के रीजन को, आपके पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है ना? अगर ये सप्लाई आप मानते हो तो लोअर लिम्ब पैरालाइसिस या पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया जो कंडीशन डेवलप हो रही है, मानते हो आप? ऊपर से नीचे तक गाढ़ा गाढ़ा पेंट अगर हम अप्लाई करा दे, है ना? स्पेशल पेन क्यों रहा है? जब भी पैरालिटिक अटैक आता है, नॉर्मल कंडीशन है आप D4 या D5 में बना के लगाइए, लेकिन अगर पैरालिटिक कंडीशन आती है D2 में बना के लगाइएगा, आप देखिएगा मैजिक, आप बिलीव नहीं कर पाओगे दोस्तों, इतना खतरनाक मैजिक होता है। लेकिन यदि बहुत क्रॉनिक होता है, देन 200 एंड 500 या 1000 का आप वहां पर अप्लाई कराइए, केवल कंप्रेस कराइए, आप देखिए मैजिक, है ना? बहुत कम लोग जानते हैं, हमने वहां पर ये करना शुरू किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जितने मेरे सीनियर दोस्त लोग हैं बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, बहुत ज्यादा हाइपोटेंसिस के लेवल पर एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं और बहुत मैजिकल रिजल्ट ले रहे हैं, है ना? बस ये होना चाहिए, जो आप अप्लाई करोगे वो प्योरली आरएस बेस होना चाहिए। डीजल बेस इतना काम नहीं कर रहा जितना आरएस बेस काम कर रहा है, याद रख लेना दोस्तों। इसलिए यहाँ दीपक सिन्हा जी की मेडिसिन इंटरनल दो कानपुर, एनएल सिन्हा जी, बीबी सिन्हा जी की, और एक्सटर्नल आप AK सिंह सर का दो, शशिकांत सर का दो, सुचित्रा वाले आचार्य जी का भी, वो इक्वल कंडीशन में वहां पर रिजल्ट, हक साहब ने हक फार्मेसी का है, बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सटर्नल में आ रहे हैं, आप यूज करके देख सकते हो। लास्ट होता है कॉक्सिजल प्लेक्सस, जो सबसे कम छोटा सा पार्ट होता है। याद रखना, फोर्थ एंड फिफ्थ जो सेक्रल प्लेक्सस होती है, सेक्रल नर्व होती है ना? और जो कॉक्सिजल नर्व होती है जो फिक्स होती है ना? उनके एंटीरियर रेमाइड के द्वारा फॉर्म्ड होता है। ये स्पेशली कॉक्सिजल रीजन को सप्लाई करती है, जो बोन से रिलेटेड जितने फंक्शंस होते हैं उनको कनेक्ट करती है दोस्तों। अगर आपको ये चीज पता लग गई है ना, तो भूलना मत दोस्तों ये चैप्टर को। इसको समझने के लिए हमको 12-13 साल लगे थे, क्योंकि हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, है ना? जब हमने इसको समझा और हमने एक्सटर्नल करना शुरू किया, आप उनसे पूछ लो, अभी मैंने 1.5 लाख रुपए का बैक पोटेंसी और 2 डिसेंस बुलाया है दोस्तों AK सिंह सर से। आप चाहो तो मैं आपको उसका पूरा स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, है ना? ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने एक अकेले उन्हीं से नहीं बुलाया, एनएल सिन्हा जी के यहाँ से, दीपक सर से भी बुलाया मैंने सुशोधर, मैं किसी एक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, कभी नहीं, और ना करूंगा, है ना? याद रखना, मेरा कोई किसी का कोई लेना देना नहीं, मैं केवल इनके रिजल्ट देख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को कहता हूँ वहां से ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है लोगों से, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, यदि आप एक स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हो, नर्व प्लेक्सस को आपने समझ लिया, लेकिन नर्व प्लेक्सस आप पता कैसे करोगे कौन से पार्ट से निकला हुआ है, कौन सा लेमिना है, कौन सा कनेक्शन उससे नजर आ रहा है? वो कनेक्शन ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप कहां पर लगाओगे, है ना? तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर आप स्पाइनल कॉर्ड देखते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली जो ब्रेन में देखा उसका ठीक विपरीत, है ना? स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरल सब्सटेंसेस होते हैं 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर सबसे अंदर ग्रे मैटर होता है, वहां व्हाइट मैटर अंदर था और ग्रे मैटर बाहर था ब्रेन में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनर ग्रे मैटर, यानी जो ग्रे मैटर हो गया वो अंदर चला गया, और जो व्हाइट मैटर हो गया वो बाहर आ गया, आउटर व्हाइट मैटर यहाँ पर पाया जाता है। अगर
ये कंसिडरेशन आपको समझ में आ रही, ऐसा क्यों हो रहा भाई, आपको आना चाहिए, है ना, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन जा रहा है तो वहां पर जो होता है ग्रे मैटर ही मेन होता है जो पर्टिकुलर कनेक्शन के सेंसेशन को अडॉप्ट करता है। इसीलिए यहां पर जो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है दोस्तों, तो आपको पता होता है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो नर्व सेल, नर्व बॉडीज, डेंड्राइटिस और एक्सॉन का कोई पार्ट होता है जो कलेक्शन के रूप में यहां पर पाया जाता है ना। ये सेंट्रली, ये जो बटरफ्लाई शेप दिख रहा है ना, ये बटरफ्लाई शेप, ये सेंट्रली यहां पर पाया जाता है दोस्तों, है ना। ये लेटर एच के समान होता है, बिल्कुल लेटर एच को रिसेंबल करता है ना। एग्जैक्टली ग्रे मैटर के सेंटर में एक कैनाल होती है जिसे आप स्पाइनल कैनाल कहते हो। ये जो कैनाल नजर आ रही है गोल गोल, ये जो कैनाल नजर आ रही है दोस्तों इनके सेंटर में, वो पर्टिकुलरली स्पाइनल कैनाल है दोस्तों, है ना। आपको क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। ग्रे मैटर के प्रत्येक स्पेशल, अगर आप वहां पर लेटरल हाफ की बात करोगे, वहां पर लेटरल और डॉर्सल पोर्शन, यानी आपको यहाँ पर वेंट्रल मतलब एंटीरियर और डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स आपको दोस्तों नजर आते हैं। ये देखिए आप, ये आपने जब इसको काट दिया स्पाइनल कॉर्ड को, आपने आगे की तरफ रखा है, तो आगे की तरफ जो नजर आ रहा है वो एंटीरियर ग्रे हॉर्न आ रहा है, जो पोस्टीरियर में नजर आ रहा है ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न नजर आ रहा है। यानी जब आप फ्रंट की तरफ से ऑब्जर्वेशन करोगे एंटीरियर ग्रे हॉर्न, बैक साइड में जाओगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, मतलब आपके पेट के अंदर के साइड आप जब देख रहे हो ना, वो वेंट्रल यानी एंटीरियर पोर्शन होता है, और ये जो है ना बैक साइड यानी डॉर्सल, याद रखना दोस्तों, ये यहाँ पर डॉर्सल ग्रे हॉर्न के नाम से जाना जाता है, यानी एंटीरियर ग्रे हॉर्न एंड पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ये दो चीज आपको विशेष तौर से याद रखना है, इसी एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व रूट की हम लोग बात करते हैं, है ना। क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। इसी संबंध में अगर आपको ग्रे मैटर की बात की जाए दोस्तों, तो ग्रे मैटर एक स्मॉल प्रोजेक्शन को फॉर्म करता है दोस्तों सभी थोरेसिक, है ना, सभी थोरेसिक रीजन पर, और फर्स्ट और दो लंबर सेगमेंट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच में, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच में ये थोरेसिक रीजन पे, ये देखो आपको भार नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हो लेटरल ग्रे हॉर्न, है ना। एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में लेटरल ग्रे हॉर्न के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी ग्रे मैटर का वो पार्ट जो सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर में होता है, उसमें हम स्पेशली, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एंटीरियर आपको मीडियन फिशर नजर आ रहा है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको जो डिवाइडेड होता हुआ नजर आता है, अगर फ्रंट में नजर आ रहा है दोस्तों, तो वो आप एंटीरियर ग्रे कमीशन के नाम से जान रहे हो। ये आप जो यहाँ पर नजर आ रहा है एंटीरियर व्हाइट कमीशन, ये जो कमीशन है ना, आपको याद रखना है दोस्तों, ये एंटीरियर ग्रे कमीशन नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो सेंटर पोर्शन है एंटीरियर ग्रे कमीशन के रूप में होता है, लेकिन आप जब वहां पर जाओगे जो सेंट्रल कैनाल के पोस्टीरियर में होता है, उसे पोस्टीरियर ग्रे कमीशन कहते हैं। ये है आपका पोस्टीरियर ग्रे कमीशन बैक साइड में, ये एंटीरियर ग्रे कमीशन, ये पोस्टीरियर ग्रे कमीशन। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं, केवल लॉजिकल है, काट के देख रहे हैं तो हम बता रहे हैं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ये तो एनाटॉमिकल बात कर ली, है ना। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना। आप जो बहुत सारी डिसीज न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, एमएस न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, वो क्या करते हैं, उनको ये ज्ञान बहुत जरूरी होता है ना, और वो इस ज्ञान के आधार पर अपना पूरा प्रोटोकॉल निर्धारित कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि यहां पर जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन। गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, यानी ये जो गोल्गी बॉडी होती है जो हमने सेल में पढ़ा था, वो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन होता है। यानी गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन जो होता है, इनमें बहुत लंबे लंबे एक्सॉन्स होते हैं दोस्तों। यूजुअली ये एंटीरियर हॉर्न में पाए जाते हैं, है ना। और इस न्यूरॉन के एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्ग ट्रैक को फॉर्म करते हैं, यानी जो हमारे पेट के जस्ट पीछे वाला जो एंटीरियर रेमी होता है, वहां से जो एंटीरियर हॉर्न आते हैं, वहां से जो एक्सॉन निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सबसे लंबे लंबे ट्रैक को फॉर्म करते हैं, है ना। देखो गॉड ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया, लेकिन जब बैक साइड में जाओगे गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन के बहुत शॉर्ट एक्सॉन होता है दोस्तों,
मोस्टली पोस्टीरियर हॉर्न में पाए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, जब एंटीरियर हॉर्न की बात होगी तो लंबे लंबे ट्रैक है, जब पोस्टीरियर हॉर्न की बात होगी तो छोटे छोटे ट्रैक है दोस्तों। यही कारण है इन न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं सेम साइड में या अपोजिट साइड के एंटीरियर जो आपके हॉर्न होते हैं उसके टुवर्ड पास होता है, यानी वहां से निकला ऐसे करके पास हुआ और फिर यहां से घुस के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से निकल गया। याद रख लेना इस बात को, यानी यहां से निकला, यहां से पास हुआ, यहां से आगे गया, ये यहां से पास हुआ, यहां गया और यहां से निकल गया। यानी दोनों साइमल्टेनियसली एक ही ट्रैक के माध्यम से जाएंगे, लेकिन एंटीरियर वाला पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाला एंटीरियर होकर फिर दोनों साइमल्टेनियसली साथ में जाते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन की बात होगी, गोल्गी टाइप 1 बहुत बड़े बड़े ट्रैक का निर्माण करता है, गोल्गी 2 शॉर्ट ट्रैक का निर्माण करता है। इसीलिए ग्रे मैटर में इनका न्यूरॉन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये जो इंपॉर्टेंस होते हैं लेमिनस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में न्यूरॉन का जो ओरिजिनेशन होता है दो मेथड के द्वारा आपको सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहला होता है न्यूक्लियाई ऑफ कॉलम्स। यहां पर कॉलम्स में जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियाई कॉलम में जो नजर आते हैं वो। दूसरा होता है लेमाई, ये जो लेमिना होता है, ये लेमिना, एक न्यूक्लियाई एक लेमिना। मैंने दोनों को एक एक साइड बना दिया ताकि आपको समझ में आए, है ना। आप जब टेबल प्रैक्टिस में पढ़ते हो तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो, है ना। जब आप इन न्यूक्लियस की बात करते हो तो हम कई जगह पर न्यूक्लियस का नाम लेते हैं। फलानी बीमारी में फलाने न्यूक्लियस के माध्यम से पास होता, फलानी जगह पर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके वजह से फलानी डिसीज डेवलप हो गई। हम ऊपर से जाता है कि यार ये क्या चीज हो रही है ना, मुझे भी जाता था। लेकिन जब मैंने ये चीज समझी ना यार कि स्पाइनल कॉर्ड में न्यूक्लियाई होते हैं और ये न्यूक्लियाई का जनरेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको केवल इतना याद रखना है न्यूक्लियाई पोस्टीरियर हॉर्न में पाए जाते हैं या एंटीरियर हॉर्न में पाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, है ना। याद रखना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? न्यूरॉन के जो क्लस्टर्स होते हैं ग्रे मैटर के अंदर सेल के कॉलम या न्यूक्लियाई के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाहर से आया गुच्छे के रूप में वहां पर कलेक्ट हो गया, है ना। इस मेथड का एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि डिफरेंट न्यूक्लियाई इजीली डिस्टिंग्विश हो जाता है, बहुत आसानी से न्यूरो सर्जरी के माध्यम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है ये कि कुछ न्यूरॉन जैसे इंट्रान्यूसल न्यूरॉन जो कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई के आउटसाइड होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। यानी यहाँ पर मेन तो आपको सब नजर आ जाएगा, लेकिन जो इनके बीच में इनके पीछे होते हैं वो आप यहाँ पर देख नहीं सकते। उसके लिए न्यूरो सर्जरी करके आपको देखना पड़ेगा। ये तो बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, लेकिन जो इंट्राम्यूसल होते हैं जो दोनों को एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न को जोड़ने का काम करते हैं वो पर्टिकुलर यहाँ पर विजिबल नहीं होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन हमें उनसे क्या, हमारे पास तो कोई सर्जरी का काम है ही नहीं, है ना। लेकिन हमें उसका फंक्शन पता होना चाहिए, इसलिए ये बहुत जरूरी चीज हमें पता लगना चाहिए दोस्तों। अगर एंटीरियर ग्रे हॉर्न में न्यूक्लियाई है, अब इस एंटीरियर ग्रे हॉर्न की बात कर लेते हैं। इस एंटीरियर ग्रे हॉर्न में न्यूक्लियाई है कौन कौन से, उनका रोल क्या है आपके लिए, आप क्या समझते हो, क्या आपके काम आएंगे? मैं कहता हूं 2 गुना काम आएंगे, है ना। सबसे पहला होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये जो काला काला सा फ्रंट में नजर आ रहा है ये होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन, है ना। दूसरा होता है गामा मोटर न्यूरॉन, जो पिंक कलर का क्रॉस झोपड़ी नुमा हो रहा है ये गामा मोटर न्यूरॉन है ना। और तीसरा होता है रेनशा सेल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है ये रेनशा सेल्स है ना। याद रखना दोस्तों, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में जो न्यूक्लियाई है ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, समझिए आप। अल्फा मोटर न्यूरॉन लार्ज और मल्टीपोलर सेल्स होती है, ये सबसे बड़ा होता है और मल्टीपोलर सेल्स होती है दोस्तों। मल्टीपोलर है मतलब कई चीज को ग्रहण करेगा, यानी इस न्यूरॉन के एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर जो रूट है उसके थ्रू यहां से बाहर निकलता है, एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू, यहाँ एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू ये बाहर निकलता है दोस्तों। याद रखना कहां जा रहा है, याद रखना कहां जा रहा है, स्केलेटल मसल फाइबर के ग्रुप में एंड हो रहा है ना, जिसे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर कह रहे हो आप। यानी यहां से इस अल्फा मोटर न्यूरॉन के फाइबर एंटीरियर रूट के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलकर मसल्स फाइबर के रूप में वहां पर समाप्त हो रहे हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर कह रहे हो। अर्थात मसल्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है आपको, इस एंटीरियर रूट में मेंटेन करना है, इसलिए कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का आइल लगा हुआ है ना।
एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर मसल्स और नर्व की क्वांटिटी सीधे कनेक्ट कर देगा अल्फा मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, पैरालिसिस में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में फट से आ जाएगा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन में डैमेज है या बीटा में गामा में डैमेज है या रेंसा सेल्स में डैमेज है ना। अब गामा मोटर न्यूरॉन क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉलर सेल होती है दोस्तों, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन के बीच बीच में स्कैटर्ड रहती है, छितरी बितरी रहती है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर ये गामा मोटर न्यूरॉन देखो, इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से छितरी बितरी रहती है। अगर ये न्यूरॉन एक्सॉन को जो मसल स्पिंडल होते हैं उनके जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं उनको वहां पर सेंड करता है। यानी अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन, अल्फा केवल मसल्स में फाइबर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के रूप में कनेक्शन देते हैं, लेकिन जो मसल्स का स्पिंडल होता है उस पूरे स्पिंडल को सप्लाई गामा मोटर न्यूरॉन के माध्यम से होती है। अर्थात अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन का दोनों का फंक्शन, अगर आपको मैं कहूँ एक हाथ से ड्रम बजाओ, ड्रम स्टिक से कैसे बजाओगे, एक अजीब सा, लेकिन अगर दोनों से बजाओगे तो सॉलिड आपका परफॉर्मेंस सॉलिड हो जाएगा। इसीलिए अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। लास्ट पॉइंट है आज का, रेंशा सेल, याद रखना दोस्तों। अगर इन दोनों के फंक्शन पे आपको कमांड करना है तो रेंशा सेल्स इनिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, है ना, इनिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, यानी यहाँ पर फंक्शन को इनिबिट करने का काम करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड पर जितने भी सिनेप्टिक इनिबिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी इनके माध्यम से कोई है वो स्टिमुलस किस लेवल पर आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, अगर ज्यादा आ गया तो वो भी तकलीफदायक है ना। इसीलिए आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है, जो ये दर्शाता है कि अगर ये एक्टिविटी ज्यादा है इसको रोकना है, वहीं साइमल्टेनियसली रेंशा सेल यहाँ पर मौजूद होती है, वो इनिबिट कर देती है, उस फंक्शन को रोक देती है। फिर जैसे ही वो कम होता है रेंशा सेल इनिबिशन हटा लेती है, फिर से वहां पर स्टिमुलेशन तेजी से हो जाता है। ये फंक्शन पूरे स्पाइनल कॉर्ड में साइमल्टेनियसली होता रहता है। यही कारण है मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप किसी का प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है ना, आप केवल S5C4A1 L1 F1 W को अप्लाई कर रहे हो, आप देख रहे हो कुछ घंटों के अंदर प्लेटलेट काउंट बढ़ गया, आरबीसी काउंट कम था, आरबीसी काउंट बढ़ गया। भाई आपने ऐसा क्या कर दिया, है ना, आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने इन न्यूक्लियस के माध्यम से फटाफट जो बॉडी की जो कैपेसिटी है उसको आपने अप एंड डाउन जो प्रोसेस हो रही थी उसको न्यूट्रल कर दिया, है ना। ये करते आना चाहिए और ये हम इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग लेटरल ग्रे हार्न में, ये जो लेटरल ग्रे हार्न है इसमें क्या पाया जाता है, आपका पोस्टीरियर ग्रे हार्न में क्या पाया जाता है, हम इसका लेमिनिस्कस का पूरा डिटेल पढ़ेंगे और उसकी पूरी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे और एक नया प्रोटोकॉल लेकर आऊंगा। मैं कल कोशिश कर रहा हूँ माउथ कैंसर का पूरा मैंने तैयार किया है, मैं माउथ कैंसर आपको दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा कल। तो एक डॉक्टर साहब ने पूछा था, मैं ऑलरेडी उसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है प्रोटोकॉल, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। जी रविराज सर, डॉक्टर रविराज। हेलो रविराज। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? सर एक तो पार्ट ये था, मुझे इस तरह का ना क्वेश्चन पूछना था सर। एक्चुअली मैं आपकी डायबिटिक की जो क्लास थी ना, जो 7 डेज की, वो मैं देख रहा था, तो उसमें क्योंकि ज्वाइन करा है तो ऑडियो का तो कुछ पता नहीं, बट इस तरह का D4 में आपने बोला हुआ है कि बेस्ट प्रोटोकॉल ऑफ डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो मुझे S13 का से एक तो कॉम्बिनेशन चाहिए था। किस चीज का सर? सर S13 कंपाउंड S13 का। आपने डायबिटिक की जो क्लास ली थी ना सर, 5 डेज की, 7 डेज की, बहुत पहले मैं S13 का सब पूरा डिटेल बता चुका हूँ सर। नहीं सर, उस टाइम में नहीं, मैं तो अभी परचेज किया था, उसमें आया नहीं, आपने उसमें कहा था कि मैसेज व्हाट्सएप पे किया हुआ है, बट मैंने तो अभी परचेज किया, आपका 1 साल हुआ है। ठीक है, बता दूंगा सर मैं। ठीक है सर। जी निशा कुमारी जी, डॉक्टर निशा कुमारी। डॉक्टर निशा कुमारी जी। ठीक है दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है भी नहीं।